नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है अजय और डिम्पी। तो बाजार में भले ही 19,300 से बढ़त गवा दी हो, लेकिन जिन स्पेसेस में, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स में, जिन स्पेसेस को हाईलाइट भी हम काफी दिनों से कर रहे थे, वहां पर अच्छा एक्शन है। रियल एस्टेट स्पेस और केमिकल स्टॉक्स अच्छी खासी तेजी बनी हुई है, और इनफैक्ट दूसरे स्पेसेस का भी क्या हाल है समझ लेते हैं। गुड आफ्टरनून अजय। रियल एस्टेट स्पेस की तो तेजी, और स्पेशली लेड बाय इंडिया बुल रियल एस्टेट मेजरली, पूरा रियल एस्टेट पैक इस वक्त तेज है। केमिकल स्टॉक जो हम काफी दिनों से हाईलाइट करते हैं, एक्शन तो ब्रॉडर मार्केट में। देखिए, ट्रिगर जो है हर कंपनी के पीछे होता है, और आपको यहाँ ईटी नाउ स्वदेश पे खास तौर पे हम उस समय ट्रिगर्स बताते हैं जो एक आम नजर जो है मिस कर रही होती है। इंडिया बुल रियल एस्टेट में नए सीओओ आए हैं, इंडस्ट्री के दिग्गज हैं। कोई इतना बड़ा अच्छा नाम, इंडस्ट्री के 25 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग एक कंपनी को क्यों ज्वाइन करेंगे सीईओ अगर उनका कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है। करेक्ट। और इसी से इंडिया बुल रियल्टी में एक रैली ट्रिगर हो गई, लेकिन सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, और जगह भी अच्छी रैली आ रही है। हमने पहले आपको इंडिया बुल हाउसिंग में बताया था। इंडिया बुल हाउसिंग में 15-16, 150 हो गया था, लेकिन क्यों उसके अंदर एलआईसी ने अपना नॉमिनेट किया, वो सबसे बड़ा लार्ज शेयर होल्डर था, क्यों अपना डायरेक्टर अपॉइंट किया, क्यों वो एक रिजर्व कर रहे थे। तो आपको 30% की रैली हमने पिछले हफ्ते खिलवा दी। अब आपको देखना ये है कि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को देखेंगे तो आपको लेवल्स के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। राइट। और अगर आप 100 पॉइंट के अंदर अपनी जलेबी तलना चाहते हैं तो कर लीजिए, जैसे हिंदी में कहा जाता है। अगर आप उसके माहिर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा तबका है वो नहीं कर पाता है। 100 पॉइंट की रेंज में, 50 पॉइंट की रेंज में क्या ट्रेड करेंगे आप? आपको ट्रेंडिंग डेज चाहिए जो कि पिछले कुछ दिनों से नहीं मिल रहे हैं। तो आपको फोर्स देखिए, आज का क्या कितना रेंज है। आज का हाई है 19,309, आज का लो है 19,377। ये देखिए 40-50 पॉइंट में क्या आदमी रेंज दोनों तरह आपके स्टॉप लॉसेस होंगे। सारा एक्शन चला गया साइड मार्केट पे। केमिकल्स में हमने आपको 1 महीने में 2 बार डिस्कशन करके बताया क्यों आपको लेने चाहिए वो स्टॉक। ब्रॉड बेस्ड, जब पीक ऑफ पेसिमिज्म हो, जब बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां अपने वो काट रही हो, अपने गाइडेंस काट रही हो, लेकिन कैपेक्स नहीं काट रही है। करेक्ट। अगर आप इतना बेरिश है तो कैपेक्स काटी, लेकिन नहीं, किसी ने कैपेक्स नहीं काटा। कुछ हम स्पेशल ग्राफिक्स भी लेके आएंगे उस पर, लेकिन पॉइंट ये है कि बाजार एक्टिव है। एडवांस डिक्लाइन को देख लीजिए आप। निफ्टी बैंक निफ्टी की हम बात कर लें, अगर बात करना जरूरी है तो एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी का वीक है, सॉरी, तो वॉलेटिलिटी दोनों साइड हो सकती है। राइट। लेवल्स के साथ काम करें आप, वरना दिक्कतें पड़ जाएंगे। अभी हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहे हैं? हमारे साथ आदित्य अरोड़ा जुड़ रहे हैं। बातचीत हम इन्हीं के साथ चालू कर। ये देखिए एडवांस डिक्लाइन आ गया। 2:1 है इस समय, अगर हम एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो मामला किसी एक तरफ टिल्टेड नहीं है, लेकिन एक्टिव बाजार है ये। अगर आप देखें, आप इसे पूरा तरह से लाल मार्केट नहीं बोल सकते। रिलायंस ड्रैग कर रहा है, जिया कर रहा है, लेकिन जियो फाइनेंशियल में गेन्स है। करेक्ट। तो समझ से काम करिए, आपको हर जगह तेजी मिल जाएगी या शॉर्ट करने के आइडियाज मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, अपने पैनलिस्ट को शामिल करते हैं। आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और भी पैनलिस्ट हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ेंगे। राजेश पालविया भी जुड़ेंगे और भसीन साहब भी आएंगे। राजेश और आदित्य, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए, रेंज ये निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दिक्कत कर रहे हैं ट्रेंडिंग ट्रेडर्स के लिए, शायद ऑप्शंस वालों के लिए कमा रहे हो। आप बताइए, आप तो दोनों में काम करते हैं आदित्य, कैसे ट्रेड कर रहे हैं इंडेक्स को और बैंक निफ्टी को इस समय, और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी शेयर करें। बाजार देखिए, आप बिल्कुल सही बता रहे थे कि 100 पॉइंट में जलेबी तलनी हो तो इंडेक्स पे काम कर सकते हैं। बट निफ्टी और बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है, साल में सिर्फ 10% टाइम एक स्ट्रांग मूव देता है। जैसे कि हमने देखा 18,500 से 20,000 निफ्टी भागा, एक बार वन टाइम रैली दी। 90% टाइम, 80% टाइम तो इंडेक्स रेंज बाउंड ही रहता है। तो वहां पे ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छी कमाई होती है। तो 19,200 से 18,800 बेस लेवल है निफ्टी का, जहां पे बाइंग इमर्ज कर सकती है। मीनवाइल लोग पुट राइटिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नीचे के लेवल पे पुट की बिकवाली करे, ये स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इंडेक्स पे। और बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, जहां पे इंडेक्स लेवल पे इतना ज्यादा कारोबार नहीं हो रहा है, वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा कारोबार हो रहा है। थोड़े टाइम पहले मेटल्स में अच्छी तेजी थी, आज केमिकल में थ्रू आउट एक्यूमुलेशन आपको दिख रहा है, थ्रू आउट एग्रेशन दिख रहा है बायर्स में। चाहे आप बड़े लार्ज कैप्स की बात करें, दीपक नाइट्राइट की जो अक्टूबर 2021 में टॉप आउट कर गया था, वहां पे आज बाइंग के साइंस है। या एसआरएफ की बात करें या और बड़े स्टॉक्स की बात करें तो थ्रू आउट बाइंग दिख रही है।
मेरे स्टॉक्स भी उसी सेक्टर से है, केमिकल सेक्टर से। तो पहला स्टॉक अल्कलाइड अमाइन को बाय करेंगे 2478 में, 2300 का लगाएंगे स्टॉप लॉस और 2800 से 3000 का लगाएंगे टारगेट। दूसरा स्टॉक दीपक नाइट्राइट जिसे 2145 में बाय किया जा सकता है, 2000 का रहेगा स्टॉप लॉस और 2400 से 2500 का रहेगा टारगेट। एक डिस्क्लेमर, मैंने अपने क्लाइंट्स को केमिकल स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं, तो व्यूअर्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। ओके, ठीक है, बिल्कुल। केमिकल स्टॉक्स की यहाँ बात कर रहे हैं आप आदित्य। मुझे याद है पिछले हफ्ते आपसे जब बात हो रही थी तब भी आप हाईलाइट कर रहे थे कि कुछ स्टॉक्स में अच्छा मूव बन रहा है और क्या स्वदेश में तो हम बहुत समय से पिछले 4 हफ्तों से बात कर रहे हैं कि केमिकल स्टॉक्स में आपको नजर रखनी चाहिए। राजेश पालविया भी हमारे साथ, आइए उनसे भी बात करते हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। आपकी नजर कहाँ होगी? क्या आप भी बजिंग सेक्टर्स के साथ ही इस वक्त अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे? राजेश, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बताइए। तो अगर हम देखें एग्रोकेमिकल थीम एक अच्छा यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट जरूर बना हुआ है और हमें लगता है कि सारे स्टॉक्स में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी रही। लेकिन अभी जो स्टॉक हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करे 3 स्टॉक के ट्रेड है, उसमें पहला स्टॉक तो टीवीएस मोटर है। ये स्टॉक में हमें लगता है जिस तरीके से वीकली सेटअप बने हुए 4 वीक का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज स्टॉक करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे ओवरऑल इसके लॉन्ग टर्म सेटअप बुलिश है और आज जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है स्टॉक में, हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर तेजी एक्सटेंड होगी टुवर्ड्स एक्सपायरी। टीवीएस मोटर बाय करने की सलाह 1420-1430 तक की अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1350 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो रियल एस्टेट स्पेस से और उसमें हमें लगता है डीएलएफ को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। डीएलएफ अब कंफर्टेबली 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में डेली सेटअप पे देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे होते हुए दिखा और जिस तरीके से कल के सेशन में और आज फॉलो बाइंग एक्शन यहाँ पे बनी और पूरे रियल एस्टेट स्पेस में भी एक अच्छा बाइंग का रुझान यहाँ पे देखने को मिला है। तो हमें लग रहा है डीएलएफ यहाँ से एक फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। 510-515 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 485 का। तीसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो कैश सेगमेंट में और उसमें हमें सुप्रजीत इंजीनियरिंग यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्टिव मूव पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट करके आज एक अच्छा बाइंग का रुझान यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो एक अच्छा स्टॉक एक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम बुलिश टेरिटरी में स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है सुप्रजीत इंजीनियरिंग ये करेक्टिव मूव है, ये बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें 425-430 तक की अपसाइड। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 392 का। ओके, ठीक है। ये कुछ अलग अलग स्टॉक्स आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 20 अंकों की मामूली सी बढ़त के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी पे और 19,300 450 वाली रेंज में हम फंसे हुए हैं। शर्मिला जोशी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत और समझते हैं कि क्या करना चाहिए। इसमें मेन कल्प्रिट तो खैर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, 29 पॉइंट की गिरावट के साथ दिख रहा होगा, लेकिन जियो फाइनेंस अब गिरना बंद कर रहा है, 3.5% ऊपर है। 202 पे मोतीलाल ओसवाल ने भी ब्लॉक डाली हुई है और कल एजीएम में भी काफी बोला गया इसके बारे में। शर्मिला, आपके हिसाब से रेट ठीक है ना? 218 एक इन्वेस्टर को आ जाना चाहिए ना अभी? मेरे हिसाब से और थोड़ा रुकना चाहिए। आई थिंक दैट जब ये बात हुई थी होगी तो एक फेयर वैल्यू कंपनी ने भी निकाला था, एक फेयर वैल्यू मार्केट ने भी निकाला था और आज का जो आई थिंक मौजूदा रेट है वो जो मार्केट का फेयर वैल्यू था उससे नीचे है, लेकिन जो कंपनी ने फेयर वैल्यू निकाला था उससे थोड़ा ऊपर है। और मुझे लगता है कि दैट वे इट्स अ न्यू बिजनेस। आई एम फुली कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि मुझे लगता है कि ये आपके बाइंग लिस्ट पे होना चाहिए स्टॉक, बट आई थिंक आई वुड स्टिल वेट अ लिटिल, शायद 2-3 महीने और देने चाहिए। स्टॉक प्राइस कहाँ पे सेटल होता है, क्योंकि काफी लोग इसमें से एग्जिट लेंगे जो फंड्स इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, खासकर जो पहले हम 3-4 दिन लगातार सेलिंग सर्किट देखे वो उसी वजह से था। बट आई थिंक इट्स स्टिल मोर प्रूडेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टू वेट अ लिटिल। दैट डजंट मीन आई एम नेगेटिव ऑन द स्टॉक, लेकिन मुझे सिर्फ लगता है कि फ्रॉम अ स्टॉक प्राइस पर्सपेक्टिव आपको 1-आध महीना और रुकना चाहिए। राइट, ये तो हुए जियो फाइनेंशियल में। एक और बात बता दूं मैं कि आज दिन भर में जियो फाइनेंशियल में 5 करोड़ के 2 ब्लॉक डील हुए,
2.5 करोड़ का सौदा गिरा था एनएससी में, 2.5 करोड़ का बीएससी में। तो कुछ नाम शायद शाम को आए, शायद ना भी आए, लेकिन नजर बना के रखिए, ब्लॉक्स हो रहे हैं और इंक्रीमेंटल सेलिंग एब्जॉर्ब होना शुरू हो गई है। लेकिन मैं केमिकल वाले मैटर पे दोबारा जाऊंगा और मैं रीड आउट करना चाहूंगा एंटीक ब्रोकिंग की एक नोट आई है। उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है जिससे, ऑफ कोर्स लो वैल्यूएशन, हम तो आप यहां पे स्पेशल शोज 1 महीने से कर रहे हैं, लेकिन 2 ब्रोकरेजेस हैं जिनको मैं रीड आउट करना चाहूंगा आपको बताने के लिए कि ट्रिगर क्या है साहब, इतनी भगदड़ क्यों मच रही है केमिकल स्टॉक्स ओन करने में। तो एंटीक का यह कहना है कि डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है, घरेलू इंडस्ट्री में डबल डिजिट अप्रैल टू अगस्त स्पेस में हुई है ग्रोथ, यानी साइंस दिख रहे हैं, अर्ली साइंस की डिमांड रिवाइवल आ गया है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि प्राइसिंग, केमिकल के जो प्राइसेस हैं डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में अब गिरना बंद हो गए, सेटल हो गए, बेस बना रहे और साइंस ऑफ रिवाइवल है। और फाइनली उनको ऐसा लगता है कि वर्स्ट इज ओवर फॉर द इंडस्ट्री, ऐसा एंटीक को लगता है। कुछ कुछ इसी से मिलती जुलती नोट आईडीबीआई कैपिटल की भी आई थी सुबह, और उसी से ट्रिगर हुई थी कि स्पेसिफिक केमिकल प्राइसेस में इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। एक और पॉइंट, चाइना में 3-4 अलग अलग तरीके के स्टिमुलस दिए गए हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, और आईडीबीआई कैपिटल का यह मानना है कि ये जो रिवाइवल है ये काफी हद तक डोमेस्टिक एग्री इंडस्ट्री में भी आएगा, और इसकी वजह से वहां डिमांड बढ़ेगी। तो जो एक ग्लट है, एक बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में इन्वेंट्री बैठी हुई है, वो कम होना शुरू हो जाएंगी। इन दोनों नोट्स की वजह से आज लोगों में बड़ी रुचि आ गई। लेकिन शर्मिला, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सेक्टर लीडर्स में से जो ऊपर के 5-7 नाम है, हाई मार्जिन बड़ी कंपनियां हैं, चल तो आज सब कुछ रहा है जहां भी वर्ल्ड केमिकल लिखा है, लेकिन अगर सेक्टर लीडर्स की बात करें, एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल या कोई और, यूपीएलबी, तो आपके 2-3 नाम कौन से होंगे जो आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि 3-4 साल के बुरे समय के बाद इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है? आपने कहा कि जब से कोविड का टेलविंड निकल गया, ये हमने देखा कि सेक्टर ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, क्योंकि कोविड के दरमियान चाइना प्लस वन हमने देखा इट वाज अ रियलिटी, इन द सेंस इट वाज नॉट जस्ट अ स्टोरी, लेकिन काफी कंपनीज के रेवेन्यू में भी इसका रिफ्लेक्शन हमें दिखा कि उनके प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड बढ़ गई थी, प्राइसिंग बहुत तगड़ा था। और उसके बाद पोस्ट मे बी 22 वो थोड़ी स्टोरी डिस्टर्ब हो गई। और उसके साथ साथ अगर आप कोरिलेट करें, लेट मी टॉक स्पेसिफिकली ऑफ द स्टॉक्स आई लाइक टाटा केमिकल्स, जैसे कि हमने ये सुनना चालू किया कि सोडा ऐश के प्राइसेस में सॉफ्टनिंग है, तब से लगातार हमने स्टॉक में गिरावट देखी। एंड आई थिंक मे बी 15-20 डेज जब से हमने ये न्यूज मिलने लगी है कि सोडा ऐश की प्राइसेस बॉटम आउट हुई है, यहाँ से फॉर्म हो रही है, तब से हमने स्टॉक में पिकअप देखा है। So I think that remains the broad hypothesis thesis going ahead कि अगर आपको जो chemical is the big contributor to the revenue, उसमें अगर आपको सुधार दिखे तो आपको एक वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी के सेक्टर में दिख रही है। I think Tata Chemicals is one name, Deepak Nitrite is another name. Perhaps थोड़ा एक एग्रोकेमिकल जैसा नाम किया इंडस्ट्रीज होगा, तो मेरे ये 2-3 नाम होंगे जो मुझे काफी अच्छे लगते हैं। ठीक है, एब्सोल्युटली ये स्पेस और काफी इंटरेस्टिंग है, ये इनपुट्स भी आए हैं इंटी की इस रिपोर्ट से इस पूरे स्पेस पर। ठीक है, लेकिन बढ़ते हैं आगे, कुछ और ट्रेड्स हमारे ट्रेडर व्यूअर्स के लिए भी लेकर आते हैं। ऑप्शन का चैंपियन हमारा खास सेगमेंट, और हमारे साथ आज अजीत मिश्रा है, रेलिगेयर ब्रोकिंग से, आइए उनसे बात करते हैं। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून अजीत, बताएं आज का क्या ट्रेड है आपके पास? अगर आप तो देखिए, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं मार्केट में करेक्टिव टोन के बावजूद कुछ एक स्टॉक्स सेक्टर्स होल्ड कर रहे हैं स्ट्रांगली। उसमें से मारुति भी है विद इन दी ऑटो स्पेस, जहां पे कि आपने काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देखी है। अभी हाल फिलहाल में एक बेस फॉर्मेशन भी हुई है, इसके बाद आप ये मोमेंटम देख रहे हैं स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में और अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो 9600 वाली कॉल जो कि करीब 65-66 के अराउंड पे ट्रेड कर रही है, इसको आप लोगों कर सकते हैं 30 के स्टॉप लॉस के साथ 190 तक के टारगेट्स के लिए।
तो 9600 की कॉल आप खरीदने की ऑप्शन दे रहे हैं और इमीडिएट एक्सपायरी की, यानी कल की ही आप कॉल बता रहे हैं, अगस्त की 67 पे जो ट्रेड कर रही है, तो मारुति में अच्छा मोमेंटम दिखता है आज और कल के लिए अजीत को। लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें क्योंकि ऑप्शंस का ट्रेड थोड़े रिस्की जरूर होते हैं। शुक्रिया अजीत ये ट्रेड बताने के लिए। स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें। लेकिन मारुति पे कुछ खास एक्सक्लूसिव आज सुमित भी लेकर आए थे अजय, मैं सुबह थी नहीं, सो आई कुडंट मार्केट। देखिए उस पर जाने से पहले ना एक खबर आपको बता दें जो आपके फ्लैशेस पे आ रही है, वो ये आ रही है कि रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपए पर सिलेंडर की कटौती संभव है। जब रसोई गैस की कीमत में कटौती होती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिखाइए आप, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज HPCL, BPCL और IOC, उन तीनों को दिखाइए आप, उन पर इंपैक्ट आएगा क्योंकि ये 3 कंपनियां हैं जो गैस की मार्केटिंग करती हैं देश में। ये 200 रुपए पर सिलेंडर की कटौती से कुछ इंपैक्ट आएगा इन कंपनीज के ऊपर शर्मिला? यस, आई थिंक अभी गिना रहे थे कि इससे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके इस पर जरूर फर्क पड़ेगा। और उसके साथ साथ आई थिंक ओवरऑल अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें, इवन विदाउट दिस न्यूज, आई थिंक थोड़ा एक एनवायरमेंट, थोड़ा उनके लिए एक एनवायरमेंट अब पॉजिटिव हो रहा था। ठीक है, और राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और पॉसिबल ट्रेड्स पे डिस्कस करते हैं। आज रियल एस्टेट प्लेयर्स में काफी अच्छी तेजी है और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की तो हम बात कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल भी मैक्रोटेक हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज में कल से आपको मोमेंटम दिख रहा था, दूसरे रियल एस्टेट प्लेयर्स में भी अच्छी जहां मूव है। राजेश, कहीं नजर होगी आपकी जहां पर अभी भी एंट्री पॉइंट ढूंढा जा सकता है ट्रेडिंग गेन्स के लिहाज से? प्रियंका जी, थोड़ा सा आवाज में डिस्टॉर्शन था तो मैं सुनने। हाँ, रियल एस्टेट कोई काउंटर रडार पे होगा आपका जहां अभी भी एक एंट्री पॉइंट ढूंढा जा सकता हो? तो देखिए, तो हमारा फोकस है DLF। हमने शो की शुरुआत में यहाँ पे रिकमेंड भी किया और हमें लगता है कि जिस तरीके से DLF में ब्रेकआउट बना तो यहाँ पे DLF को फोकस में रखा जा सकता है और यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। वही रियल एस्टेट में हमें लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टी को भी देखना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक में एक करेक्शन कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है और लास्ट दो वीक से यहाँ पे एक अच्छा सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। स्टॉक को अगर हम देखें तो अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन करते हुए दिख रहा है। एक राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में भी हमें लगता है 1700 तक की अपसाइड यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 1615 के आसपास के स्टॉप लॉस रखे जा सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहे हैं रियल एस्टेट स्पेस में, गोदरेज प्रॉपर्टी एंड DLF। ठीक है, एक दो शेयर जरा और पता करते हैं। पटेल इंजीनियरिंग का एक बार जरा शेयर दिखा सकते हैं, पटेल इंजीनियरिंग, और इस शेयर के अंदर वीकली बेसिस पर चार्ट आदित्य आप जरा चेक कीजिएगा, कुछ और ट्रेड बनता है इसमें। ऑलरेडी शेयर काफी चला है, सर्किट पे भी है 5% के। थोड़ा लंबा चार्ट दिखाएंगे 1 महीने वाला तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये 7 डेज और फिर मंथ का भी दिखाइएगा। कोई ट्रेड है? आज तो नहीं मिलेगा, कल ही मिलेगा ट्रेड। अब तो देखिए डिम्पी जी, स्टॉक काफी रन अप कर गया है, बहुत टाइम से चल रहा है। जैसे 12 रुपए से चलना चालू हुआ, 5960 तक आ चुका है। तो सर्किट टू सर्किट चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म बात करें तो 5-10% ऊपर नीचे जा सकता है, बट थोड़ा लंबा नजरिया बना है 3 महीने का, 2-3 महीने का। तो स्टॉक में पोटेंशियल है 70 to 80 छूने का और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 54 का। ओके, ठीक है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चंबल फर्टिलाइजर की बात करेंगे, जरा उसमें पता करेंगे कि क्या एक बेहतरीन ट्रेड बनता है कि नहीं बनता। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। ये जो खबर भी हम आपको बता रहे थे, आप और हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए अच्छी खबर है। प्रकाश इसके बारे में और डिटेल्स लेके आए हैं। प्रकाश, ओके, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। प्रकाश अभी लाइनअप हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले खबर जान लेते हैं। देखिए 200 रुपए पर सिलेंडर की कटौती आ सकती है। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करना जरूरी है। हम आपसे बात करेंगे इस बारे में। राजेश, टेक्सटाइल स्टॉक्स अगर देखें आज के उसमें सेशन में तो गोकुलदास की खबर से सारे टेक्सटाइल स्टॉक में 8-10% की अपमूव आ गई है। KPR को देखिए, आप SP अपैरल्स को देखिए। आप किसी टेक्सटाइल शॉप पे नजर बनाए बैठे हैं, कहीं है चला हुआ नहीं हो, ट्रिगर आ गया हो जिसमें काम हो सकता है?
तो मिल का यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यहाँ पे स्टॉक में अगर आप इसके वीकली सेटअप देखेंगे तो स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। तो ये स्टॉक का जिस तरीके से ब्रेकआउट अब वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, हमें लगता है केपीआर मिल एक बड़ा मूव यहाँ से बनाते हुए दिखेगा। 820 840 तक की अपसाइड हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। केपीआर मिल बाय किया जा सकता है, छोटी मोटी गिरावट हो तो ऐड करें। 725 के आसपास के स्टॉप लॉस रखे जा सकते हैं। एसपी अपीयरेंस में भी देखें तो स्टॉक में पिछले 3 वीक से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ, और स्टॉक में यहाँ पे भी नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। हमें लगता है कि यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखा जा सकता है। 535 इसके लिए अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड में हमें लग रहा है जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बने, इसका नेक्स्ट टारगेट 620 की तरफ आते हुए दिखेगा। 620 की तरफ, ओके ठीक है, 620 की तरफ आप केपीआर मिल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो फोकस में टेक्सटाइल स्टॉक्स और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की बात की जा रही है, उनके नए एक्विजिशन के बाद आप पूरे स्पेस में तेजी अच्छी खासी देख रहे हैं। हमने मैनेजमेंट से बात भी की थी, और इस एक्विजिशन से कंपनी को कितना फायदा हो सकता है, आगे क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं, क्या आगे की स्ट्रैटेजी है, ये सारी बातें हमने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शिवराम कृष्णन गणपति से बात की थी। आइए सुनवाते हैं, अनीशा ने एक खास बातचीत की, आपको एक अंश सुनवाते हैं उसका। इस एसेट से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमें लो कॉस्ट और ड्यूटी फ्री रीजन का एक्सेस मिल जाता है। इनके फैक्ट्रीज जो हैं, 4 फैक्ट्रीज कीनिया में है और 1 फैक्ट्री इथियोपिया में है। कीनिया से जो माल हम यूएस भेजेंगे वो ड्यूटी फ्री जाता है यूएस मार्केट में, क्योंकि उनका एक अगोवा करके एक अरेंजमेंट है, जिसके कारण कीनियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है यूएस में। वैसे ही इथियोपिया से यूरोप के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस है, और आगे चल के फ्यूचर में शायद यूएस के लिए भी उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने का चांसेस है। सो ये जो एक्विजिशन हमने किया, इससे हमें ठीक है, ये आपको इस बिजनेस के बारे में एक थोड़ा आइडिया लग गया है। अब खैर हम आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट खबर जो भी अजय आपको बता रहे थे कि इससे उज्ज्वला ग्राहकों को भी बेनिफिट होगा, जिनको सस्ते में या फ्री में सिलेंडर्स बांटे गए, क्योंकि सरकार कुल मिलाकर 200 रुपए की छूट देने जा रही है। प्रकाश, जरा खबर को विस्तार से बताइए, कब से लागू होगी? 200 रुपए की सबको छूट है, और ये इससे कितना फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है ऑयल मार्केटिंग पे? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि उज्ज्वला कस्टमर्स के लिए ही ये राहत की घोषणा की गई है, यानी कि हर तरह के कंज्यूमर्स के लिए जो एडिशनल सब्सिडी देने का फैसला सरकार ने किया है उसका फायदा नहीं मिलेगा। खबर ये है कि कैबिनेट ने, जैसा कि अभी हमें सोर्स बता रहे हैं कि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, खबर ये है कि 200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी जो है, जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स है, उस पर देने का फैसला कैबिनेट ने किया है उज्ज्वला कस्टमर्स के लिए। इसका मतलब ये है कि देश भर में करीब 9 करोड़ से भी ज्यादा उज्ज्वला कस्टमर्स हैं, उनके लिए जो अब सब्सिडी की रकम है वो बढ़कर 400 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है, जो कि पहले 200 रुपए प्रति सिलेंडर थी, उसमें 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1200 रुपए का सिलेंडर अगर है तो अब उनको ये सिलेंडर 800 रुपए में उज्ज्वला कस्टमर्स ले सकते हैं। लेकिन जो बाकी के कस्टमर्स हैं उनको मार्केट रेट पर ही सिलेंडर खरीदना होगा। सरकार के ऊपर जो इसका बोझ आएगा वो करीब 4000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा चालू वित्त वर्ष में। कंपनियों के ऊपर इसका कोई बोझ नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से जो सब्सिडी की रकम है उसका वहन सरकार करेगी, तो कंपनीज के ऊपर इसका कोई बोझ नहीं आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार इस साल के आखिर में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जा रही है, महंगाई अपने चरम पर है, और उसको कंट्रोल करने की दिशा में सरकार ने यह फैसला लिया है। तो जाहिर तौर पे उज्ज्वला कस्टमर्स के लिए, जिनकी संख्या 9 करोड़ से ज्यादा है, करीब 70 लाख कनेक्शन और सरकार देने जा रही है, उनको इसका फायदा होने जा रहा है, और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद तत्काल प्रभाव से इसको लागू कर दिया जाएगा। अब से कुछ देर बाद 3:30 बजे कैबिनेट की औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इसका ऐलान किया जाएगा। ये काफी अहम खबर आपने बताई। 3 पॉइंट आपने रेस किए। एक तो उज्ज्वला वाला, उन्हीं को सिर्फ छूट है, पहले 200 मिलते थे, अब 400 रुपए की छूट मिलेगी, यानी कि 1200 का सिलेंडर करीब 800 रुपए का पड़ेगा। और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि 4000 करोड़ रुपए जो आएगा सरकार की झोली में गिरेगा, वो गवर्नमेंट पे करेगी अपनी ट्रेजरी से, वो आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल को पे नहीं करना होगा,
वो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है उनको, तो इसलिए शायद ये शेयर अभी टूटे भी नहीं। एक पॉइंट है। प्रकाश, अगर आप लाइन पे ना, मेरे को थोड़ा और गाइड कीजिए। ये तो उज्ज्वला की बात हुई, क्या इस कैबिनेट में एज सच इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन से आम आदमी को भी राहत देने की कुछ चर्चा हुई है? भले फैसला ना हुआ हो, लेकिन चर्चा या ऐसे कुछ पॉइंट नोटिस करवाए हों? देखिए, ये बहुत ही जरूरी सवाल है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महंगाई के मोर्चे पर सरकार कई तरह के कदम उठा रही है ताकि कंज्यूमर्स को राहत दी जाए। और महंगाई सिर्फ सब्जियों के ही नहीं है, बल्कि खाने पीने के जो दूसरे सामान है उनकी भी कीमतें जो है लगातार बढ़ रही है। और सरकार फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार लगातार फैसले ले रही है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के अंदर इस मसले पर चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से जो मौजूदा हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, क्या फीडबैक ग्राउंड से मिल रहे हैं, उस पर चर्चा करते हैं। और ये जो फैसला उज्ज्वला कस्टमर्स को अतिरिक्त 200 रुपए की सब्सिडी देने का किया गया है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि ये राहत देने के ही मद्देनजर ये फैसला किया गया है। और ये फैसला जाहिर तौर पे पूरी चर्चा के बाद ही की गई है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार कुछ और जरूरी फैसले ले सकती है ताकि महंगाई पर लगाम लगाई जाए और कंज्यूमर्स को राहत दी जाए। और उसी दिशा में ये पहला कदम सरकार ने उठाया है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस मसले पर चर्चा हुई है और एक फीडबैक के बाद ही सरकार ने यह फैसला लिया है। और इस तरह के फैसलों की उम्मीद हम आने वाले दिनों में भी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद होगी कि ऐसे फैसले और आएंगे। और आप अच्छे से जानते हैं 24 के अंदर चुनाव है, ये रेवड़ियां तो बांटी ही जाती है, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो। और वैसे भी जहां दिक्कत है वहां पे देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। उज्ज्वला ग्राहक ग्रामीण भारत के अंदर ज्यादा है, शहरों में उज्ज्वला के साथ किसी को सिलेंडर नहीं मिला। वो तो पहले से एलपीजी कनेक्शंस लेके बैठे थे, बकायदा पाइपलाइन से भी मिलता था उनको। तो खैर एनी हाउ, गरीब लोगों तक अच्छी सुविधा पहुंचे, भले कैसे भी पहुंचे, सरकार वहन करके पहुंचाए, ये तो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश, ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पे भी चर्चा करेंगे। राइट, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को देखिए आप, ऑलमोस्ट फ्लैट, एकदम ढूंढ रहे हैं कि क्या डायरेक्शन लिया जाए। कोई शॉर्ट आइडियाज आपके रेडार पे निकल के आ रहे हैं आदित्य? एक्चुअली राइट नाउ कोई शॉर्ट आइडिया नहीं है, बट शॉर्ट टर्म के लिए मैंने इंडिया बुल हाउसिंग की कॉल राइटिंग का ट्रेड दिया था। अभी आज तो बैन में है, तो कोई शॉर्ट आइडिया मैंने अभी एज ऑफ नाउ ढूंढा नहीं है, बट कॉल राइटिंग की जा सकती है बैंक निफ्टी पे। 44,700 का कॉल शॉर्ट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस। आपके रेडार पे कुछ है क्या कमजोर दिखने वाले शेयर? राजेश जी देखिए, अगर सच सस्टेन सप्लाई प्रेशर नहीं है, जरूर करेक्टिव मूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जहाँ पे गिरावट भी बन रही है, तो मेजर ब्रेकडाउन के साइन अभी नहीं बने। जरूर एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और मार्केट में देखें तो लोअर साइड से एक बाइंग इंटरेस्ट जरूर यहाँ पे इंटैक्ट है। तो अभी एज सच मेजर शॉर्ट यहाँ पे ओपन नहीं कर रहे हैं हमने। स्टिल रादर मेजर फोकस अभी कैश सेगमेंट के स्टॉक्स पे, जहां पे कि मार्केट का एक अच्छा रुझान बना हुआ और यहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो अभी इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग अभी हम कैश सेगमेंट के स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और स्टॉक जो F&O यूनिवर्स के जो स्टॉक है, जहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट नियर टर्म चार्ट पे करेक्शन के बाद बने, वहां पे हम बाइंग के ही फोकस पे अभी यहाँ पे ध्यान दिए हुए। ठीक है, ऑल राइट। एक और एक्सक्लूसिव खबर हम तक समीत लेकर आ रहे हैं, और वो BNP पारिबास की शेर खान से एग्जिट करने की है। 100% स्टेक है उनका उसमें, और शेर खान की इस हिस्सा खरीद की दौड़ में कई सारी कंपनियां, इंडियन नेम्स और साथ ही विदेशी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। सारी जानकारी एक बार समीत से समझ लेते हैं। समीत, बताएं कौन कौन सी कंपनियां रुचि दिखा सकती हैं, पूरी खबर बताएं, डील साइज कितना हो सकता है, सारी खबर बताएं। हमारे सोर्सेज से हमें ये पता चल रहा है कि BNP पारिबास जो है वो कंप्लीटली एग्जिट करना चाहती है अपने रिटेल ब्रोकिंग आर्म शेर खान से। अब BNP पारिबास करीब 100% स्टेक ओन करती है शेर खान में, और ये एक्विजिशन जो थी उन्होंने 2016 में कंप्लीट की थी करीब 2200 करोड़ देके। बट अब ये इस कंपनी को बेच के निकलना चाहते हैं, और उसके लिए जो वैल्यू वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो करीब 370
टू 420 मिलियन US डॉलर्स के आसपास का है, जो कि करीब 3300 करोड़ टू 4100 करोड़ के आसपास होता है। अब 5 पोटेंशियल बिडर्स ने इसके लिए इंटरेस्ट दिखाया है, उसमें से 3 डोमेस्टिक है और 2 इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल साइड में एक कोरियन और एक जापानीज MNC ने इंटरेस्ट दिखाया, बट डोमेस्टिक साइड में अगर आप देखें तो पेटीएम, जियो फाइनेंशियल और बजाज फिनसर्व से इनको बिड्स मिली है। अब पेटीएम के लिए ये बिड, ये एक्विजिशन काम का रह सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पेटीएम के पास ऑलरेडी एक रिटेल ब्रोकिंग और डिजिटल इन्वेस्टिंग ऐप है पेटीएम मनी, जिसमें करीब 7 लाख एक्टिव यूजर्स है। और अगर आप देखेंगे तो पेटीएम मनी के जो करंट CEO है वरुण श्रीधर, वो BNP पारिबास और शेर खान का हिस्सा रह चुके हैं करीब 7 साल के लिए। जियो फाइनेंशियल के लिए भी एक्विजिशन मायने का रहेगा, क्योंकि उन्हें भी एक स्ट्रॉन्ग हेड स्टार्ट मिल जाएगा रिटेल ब्रोकिंग आर्म में। और बजाज फिनसर्व, जिनका जो ऑनलाइन ब्रोकिंग और लोन अगेंस्ट शेयर का बिजनेस है, जो स्ट्रगल कर रहा था, उसे भी एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है इस एक्विजिशन को लेके। और PNB पारिबास क्यों निकलना चाहता रहेगा इस बिजनेस से, क्योंकि उनका मेन फोकस रिटेल ऑनलाइन रिटेल ब्रोकिंग नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जियोजेट फाइनेंशियल से भी वो लगातार अपने शेयर्स बेच रहे हैं और उससे भी वो कंप्लीटली एग्जिट करना चाहते हैं आगे चल के। अब अगर आप हमने चारों कंसर्न पार्टीज से रिस्पांस लेने की कोशिश की, BNP पारिबास, पेटीएम मनी, जियो फाइनेंशियल और बजाज फिनसर्व, उसमें से जियो फाइनेंशियल और बजाज फिनसर्व ने अब तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है। BNP पारिबास ने कमेंट करने से डिनाई किया है और पेटीएम मनी ने क्लियरली कहा है कि ये स्टोरी इनकरेक्ट है और उनके हिसाब से उन्होंने कोई भी बिड नहीं प्लेस किया है शेर खान के लिए। बट हमें जो सोर्सेज से पता चला है वो ये है कि BNP पारिबास अपना कंप्लीट स्टेक बेचना चाहती है शेर खान में। 370 टू 420 मिलियन US डॉलर्स का वैल्यूएशन वो सीक कर रही है। 3300 से 4000 करोड़ के बीच की डील साइज हो सकता है। 3 नाम सौमीत हमें आप बता रहे हैं, उसमें जियो फाइनेंशियल है, बजाज फिनसर्व है और पेटीएम है। शुक्रिया सौमीत, लिस्टेड कंपनियां हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। पेटीएम ने हालांकि डिनाई किया है, जियो और साथ ही बजाज फिनसर्व के जवाब अभी इट्स स्टिल अवेटेड। लेकिन क्या चार्ट्स पे कोई इंडिकेशन, अर्ली साइंस दिख रहे हैं? एक बार वेरी क्विकली राजेश, आप क्या पेटीएम का चार्ट चेक करना चाहेंगे? जियो फाइनेंशियल में तो खैर दूसरे ट्रिगर से भी बड़े बड़े ब्लॉक्स हो रहे हैं, इसलिए आपको मूव दिख रही है, बट पेटीएम में कोई अर्ली साइन 3% नीचे है देखिए। और बजाज फिनसर्व एक बार चार्ट चेक करके बताएंगे कोई अर्ली साइंस दिख भी रहे हैं क्या, किसी तरह का इंटरेस्ट दिख रहा है चार्ट्स पे भी? तो देखिए में पिछले कुछ दिनों से करेक्टिव मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हालांकि स्टॉक में एक रिकवरी यहाँ पे मंथली वीकली सेटअप के हिसाब से बनते हुए दिख रही है, लेकिन ये नियर टर्म चार्ट पे करेक्टिव मूव पिछले 3-4 सेशन आते हुए दिखा है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है पेटीएम में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, करेक्शन के बाद एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है स्टॉक। 836 यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल है, वो स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे इस गिरावट में बाय किया जा सकता है। हालांकि बजाज फिनसर्व के सेटअप को देखें तो स्टॉक में भी एक करेक्शन का दौर था, पिछले 2-3 वीक से लोअर साइड से एक बाइंग इंटरेस्ट जरूर आते हुए दिखा है स्टॉक में। नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट भी कंसोलिडेशन का आते हुए दिखा है। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे भी देखें तो एक रिवर्सल के साइन एक करेक्शन के बाद बने हैं। स्टॉक 1485 ये स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। हालांकि हायर साइड पे 1550 इसके लिए मेजर हर्डल है, वहां तक के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, कल भी कुछ ऐसा ही था। बजाज फाइनेंस की क्लोजिंग कल ऐसी हुई थी डेज हाई के आसपास। अब बजाज फिनसर्व भी आज ठीक सी क्लोजिंग करके जा रहे हैं। स्पार्ट ऑफ दिस के मार्केट के अंदर तो अभी शेकिंग ही हो रही है, बाजार आपको शेक कर रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, जरा शरद को अपने साथ से जोड़ते हैं और जानते हैं क्या खबर है। खबर मतलब गर्म क्या है। शरद बताइए। जी बिल्कुल, जो फोकस में रहने वाला स्टॉक वो है वेदांत फैशंस, और यहाँ पे जो हमारी डीलर्स के साथ बात हो रही है तो कुछ डीआईज और कुछ इंपॉर्टेंट एआईएफ्स और आप कह सकते हैं थोड़े से बुटीक इन्वेस्टमेंट हाउसेज ने जो बाइंग स्टार्ट कर दिया है। ये स्टॉक है आपका वेदांत फैशन, जो मान्यवर ब्रांड है, और यहाँ पे बाइंग इन काउंटर्स में देखने मिल रही है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स उनके 20 डे एवरेज पे वॉल्यूम्स देखने मिल रही है। और ऑलरेडी जो बड़े दिग्गज डीआईज इन्वेस्टेड है वो आपका नाम इंक्लूड करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड और एक्सिस म्यूचुअल फंड। हमने चैनल चेक्स भी किया, यहाँ से पता चल रहा है कि जो शुरुआती इंक्वायरीज आ रहे हैं फेस्टिव सीजन को लेकर, उसके बाद जो मैरिज सीजन आएगा उस पर जो है एक अच्छी इंक्वायरीज बैठ रही है। और उसके अलावा याद रखिए मैनेजमेंट कमेंट्री स्ट्रॉन्ग आई है, जहाँ पे डिमांड रिकवरी सेकेंड हाफ FY24 में एक अच्छा देखने मिल सकता है। और उनके जो नए लॉन्च ब्रांड्स हैं
जैसे कि मोहे और त्यामे, ये हाई मार्जिन वाले बिजनेस हैं, इनमें जो एक अच्छी इंक्वायरीज देखने मिल रही है और अच्छी मार्केट शेयर गेन देखने मिल सकती है। और रिसेंटली जो थे वो HNI और मार्की इन्वेस्टर्स और DI से भी जो है कंपनी मीट कर रहे थे। हालांकि Q1 नंबर्स थोड़े वीक थे, तो उसके कारण जून के हाई से स्टॉक में लगभग 9% का गिरावट आया है। ठीक है, ये वेदांत फैशन के रिगार्डिंग है, मान्यवर के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। तो ये एक कंपनी है जिसपे काफी हद तक डिमांड का बज़ अब चल रहा है कि एकाएक इनके लिए बेस्ट सीजन फिर से आने की तैयारी कर रहे हैं। एक चेक करेंगे आदित्य आप इसको, वेदांत फैशन को। वेदांत फैशन का अगर आप चार्ट देखें तो कंसोलिडेशन में ही फंसा हुआ है स्टॉक बहुत टाइम से। एक बार स्टॉक 1285 का लेवल क्रॉस करता है तो इसमें वापस आपको बस देखने को मिलेगा और वहां 1285 पे खरीदा जा सकता है। 1240 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 1340 से 1400। राइट, तो ये तो वेदांत फैशन पर बात हुई जहां पर नजर रखनी होगी शरद जो खबर लेकर आए। लेकिन और दूसरे कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। और अतुल ऑटो, हमने देखा कि अतुल ऑटो में लगातार पिछले एक हफ्ते में लगभग 25 से 30% चल चुका है स्टॉक और आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। यहां पर भी इनफैक्ट हमारे सिस्टर कंसर्न चैनल पर था और वहां पर बड़े डिमांड रिवाइवल की बात हो रही है और जिसकी वजह से इस स्टॉक में काफी इंटरेस्ट दिख रहा है इंस्टीट्यूशंस का भी। क्या ये मौका होना चाहिए इस वक्त 2% नीचे आज? क्या यहाँ पर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं राजेश या फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और दिख सकती है? काफी स्टॉक में देखने को मिला। पिछले 2-3 हफ्तों में देखें तो स्टॉक में एक अच्छा मूव बना है। ऑलमोस्ट स्टॉक को देखें तो 335 रुपए से ऑलमोस्ट 520 के लेवल पे ये पिछले 2-3 हफ्तों में मूव होते हुए दिखा है। अगर छोटा मोटा करेक्शन जो आज भी देखने को मिला है, ये अगर थोड़ा और एक्सटेंड होता है टुवर्ड्स 505 की तरफ अगर आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बिल्कुल बाय करने की इस करेक्शन में। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश बने हुए। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 479 के आसपास और हम सजेस्ट करेंगे अगर यहाँ पे थोड़ा और करेक्शन मिलता है 2-3% का तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। वहां पे वापस हमें लगता है कि स्टॉक जैसे ही 530-535 के लेवल क्रॉस करेगा तो इसके नेक्स्ट टारगेट 600 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। और ठीक है, ये तो बजिंग सेक्टर हुआ जब से हमने देखा भी कि विजय केडिया जी ने केडिया सिक्योरिटीज अपना स्टेक भी बढ़ाया और उसमें उनका बड़ा स्टेक है और अपने स्टेक को और अप किया तो उस वजह से भी आपने एक मूवमेंट अच्छी देखी थी। लेकिन एक और स्टॉक जो काफी बजिंग है और वो ESM कैटेगरी का है, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। इसमें QIP खुलने के कारण आज जिस तरह की मूव दिख रही है और दूसरे बड़े ट्रिगर्स क्या है जो जिसे स्ट्रीट काफी पसंद कर रहा है। 9% की तेजी आज है और तेजी के दूसरे बड़े ट्रिगर्स, एक बार QIP तो एक बड़ा ट्रिगर है ही, दूसरे और कौन से एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर काफी एक्साइटमेंट स्टॉक को लेकर है, ये हमें पूजा बता रही है, ये पूजा से समझते हैं। जी, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट अपने ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है और पिछले कुछ समय से लगातार स्टॉक में एक तेजी बनी हुई है। अगर एक महीने की बात करें तो करीब 29% का रिटर्न दिया स्टॉक ने, पिछले 6 महीने में 39% चल चुका है और पिछले एक साल का रिटर्न देखेंगे तो करीब 115% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। अब आज के लिए ट्रिगर यह है कि कंपनी का QIP खुल चुका है। फ्लोर प्राइस जो है वो 1641 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है और इस QIP के जरिए कंपनी जो भी पूंजी जुटा रही है उसका इस्तेमाल कंपनी अपनी और सब्सिडरी के कैपेक्स के लिए इनका इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ सब्सिडरी PG टेक्नोप्लास्ट के वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी इस पूंजी के जरिए पूरी होगी। तो ये एक ट्रिगर है QIP खुलना, इसके वजह से भी हम स्टॉक में तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी ट्रिगर्स हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक में तेजी बनी हुई है, उसमें पहला तो अभी हाल फिलहाल में कंपनी ने जो अपने नतीजे घोषित किए शानदार नंबर्स थे और FY23 में 7% की जो गाइडेंस दी थी कंपनी ने मार्जिन के फ्रंट पर, कंपनी उसको भी पार कर चुकी है और 9% के मार्जिन के फिगर्स इस बार कंपनी ने पोस्ट किए थे। इसके अलावा कंपनी ने टीवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वापस से एंट्री ले ली है। ग्रेटर नोएडा फैसिलिटी में सालाना 5 लाख टीवी यूनिट बनाने की क्षमता भी है और उस फैसिलिटी से 2 ग्राहकों के लिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू भी कर दी है। इसके अलावा AC कंपोनेंट में भी मजबूत कारोबार देखने को मिल रहा है। AC कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी को PLI लाइसेंस भी मिल चुका है और अगले 5 साल के लिए उनका मानना है कि इसी कारोबार में 320 करोड़ की क्षमता विस्तार करने की भी योजना उनकी है। इसके अलावा सैनिटरी वेयर्स और सीलिंग फैन कारोबार में भी क्षमता बढ़ाने की योजना है और FY23 के मुकाबले FY24 में कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि बिक्री में
30% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ ट्रिगर्स भी हैं जो कि कंपनी के लिए प्ले आउट कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि सिर्फ आज ही नहीं, पिछले काफी समय से स्टॉक में एक तेजी, और अब ये जो पूंजी जुटाई है और आगे जो क्षमता विस्तार की बात की जा रही है वो हम देखेंगे कि आने वाले समय में कंपनी के रेवेन्यू और मार्जिन में भी रिफ्लेक्ट करेगा। इस वजह से स्टॉक अब अपने लाइफ टाइम हाई पर कारोबार कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जानकारी आपको पीजी प्लास्ट में मिल गई है। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे चंबल फर्टिलाइजर की कि क्या इसके अंदर एक काफी स्ट्रांग अच्छा बेस बन रहा है। शर्मिला, अभी जैसे एलपीजी की बात आई, हो सकता है किसानों को लेकर भी कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। कई क्रॉप्स का अभी सोइंग बाकी है जो कि अक्टूबर तक होता है, और अभी सितंबर शुरू हुआ है। तो मैं फर्टिलाइजर कंपनीज पे उम्मीद करूं कि कुछ सरकार कुछ देगी तो डायरेक्ट पहुंचता भी है अब किसानों पे। तो आई थिंक बहुत सालों से हम यही देखते आ रहे हैं कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स दो सीजनल रहते हैं चलने में। एक तो जब बजट नजदीक आता है तब चलते हैं कि ये उम्मीद फिर से चालू हो जाती है कि कुछ और फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडीज मिलेगी एक्सेट्रा, और दूसरा मानसून के समय। वेरी ऑनेस्टली अर्निंग्स में हम इतनी आई मीन देयर सॉर्ट ऑफ इन अ स्टेडी स्टेट हम देखते हैं कि स्टेडीली उनके रेवेन्यूज ग्रो होते हैं, कैपेसिटी वो ऐड करते हैं, इस तरह से बातें, वो उनका एक स्टेडी स्टेट रहता है। तो उस लिहाज से मुझे बहुत राइट शर्मिला, मैं माफी चाहूंगा आपको इंटरप्ट करने के लिए। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज सौमित लेके आए हैं। मैं चाहूंगा कि आप ये सुने और उसके बाद राजेश और आदित्य से ये बातचीत करेंगे। खबर यह है कि जियो फाइनेंशियल में रिलायंस के प्रमोटर्स ने आज ओपन मार्केट एक्शन किया है। सौमित हमारे साथ है इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज को लेके। सौमित बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? स्टॉक तो आज 4% ऊपर हो गया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे जो बड़ी खबर हमें पता चल रही है वो ये है कि जो प्रमोटर कंपनी है, मतलब आरआर रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी जो प्रमोटर कंपनी है, अंबानी फैमिली कंपनी, उन्होंने करीब 5 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं जियो फाइनेंशियल में ओपन मार्केट से। अभी ये जो प्राइस बैंड में उन्होंने प्राइस रेंज में जो खरीदा है वो करीब 208 से लेकर 211 के आसपास के प्राइस बैंड पे खरीदा है, और उन्होंने दोनों एक्सचेंजेस पे बीएसई और एनएसई पे शेयर्स खरीदे हैं। 2.5 करोड़ शेयर्स उन्होंने बीएसई पे खरीदे और 2.5 करोड़ शेयर्स उन्होंने एनएसई पे खरीदे। कुल मिलाकर करीब 5 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं, जो कि करीब 0.7% स्टेक होता है। जामनगर यूटिलिटीज करके जो प्रमोटर कंपनी है उन्होंने ये शेयर्स खरीदे हैं अंबानी फैमिली के लिए। 5 करोड़ शेयर्स उन्होंने खरीदे। अब अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग लास्ट वीक ही हुई थी। पहले 4 दिन लगातार लोअर सर्किट देखने को मिला था 5% का। उसके बाद से एटलीस्ट लोअर सर्किट तो नहीं लगा है शेयर्स पे, बट प्रॉपर्ली ट्रेड हो रहा है जियो फाइनेंशियल का शेयर। और आज प्रमोटर कंपनी ने करीब 5 करोड़ शेयर्स ओपन मार्केट से खरीदे हैं, जो कि करीब 0.7% स्टेक होता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर के लिए सौमित। बताइए शर्मिला, क्या रीड करेंगे इस खबर में? प्रमोटर फैमिली 2.5 करोड़ शेयर ओपन मार्केट से आज खरीद रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो ये सेंस जा रहा है मार्केट को कि वो अपना शेयर जियो फाइनेंशियल में बढ़ाना चाहती हैं। आप बताइए कैसे देखते हैं इस खबर को, कैसे रीड करेंगी? टेक्निकल थिंग, क्योंकि अगर ये स्टॉक फिर से सर्किट लग जाता कोई वजह से तो वो निफ्टी के बाहर नहीं आता। तो और उसके लिए एसेंशियल है कि पहले वो निफ्टी से बाहर हो और अपने से ट्रेड करे, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता है निफ्टी में रहने का जबकि वो निफ्टी का स्टॉक नहीं रहेगा। उसको इट वाज टू फैसिलिटेट द फैक्ट कि वो एक रिलायंस से डीमर्जर हुआ था। तो हमने देखा कि जो फ्राइडे को लिस्टिंग हुई थी वो पोस्टपोन हुई, क्योंकि 2-3 दिन लगातार जिस तरह से लोअर सर्किट लगी। अब इस हफ्ते हमने देखा है कि द स्टॉक इज ट्रेडिंग and they needed that one more day so that it sort of fills over and it is out of the nifty and it starts trading on its own. So I think one is obviously a technical thing, लेकिन जो दूसरी चीज जिसका which perhaps what you are hinting towards वो भी अपने में बहुत ही सही है कि अगर कोई भी प्रमोटर इस तरह का हिस्सा अपने स्टॉक में लेता है, it's always a sign of confidence कि यहाँ से बिजनेस ग्रो ही करेगा. So I think it's good news overall.
ऑलराइट, एब्सोल्युटली। तो ये तो बात हुई, प्रमोटर जब खुद ही हिस्सेदारी खरीदने और रोज हम ब्लॉग्स भी देख रहे हैं, तो इनके इसके मायने क्या है? जियो फाइनेंशियल काफी ज्यादा सुर्खियों में है अभी। देखिए, एक तो बात ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 51% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं रिलायंस में 51%, तो मेरा शेयर होल्डिंग हो गई। लेकिन ये एक तो टेक्निकल रीजन है, दूसरा ये वो फेज है जियो फाइनेंशियल्स के एवोल्यूशन का कंपनी में, जिसमें जितनी भी एडजस्टमेंट फंड्स में हो रही है, वेरियस इंडिसेस में हो रही है, जो भी सेलिंग है, जेडीआर होल्डर्स की सेलिंग है, वो अभी इनिशियल फेज में आएगी। ये लोएस्ट प्राइस होगा। मैं ये नहीं कहता 1 साल बाद 2 साल बाद जियो फाइनेंशियल का क्या प्राइस होगा, लेकिन ये 1-1.5 महीने जो है लोएस्ट प्राइस होगा, ये एवरेज लोएस्ट प्राइस। और अगर ये इंडिकेशन जो सौमित लेके आए कि प्रमोटर फैमिली अपना इंडिविजुअली स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, तो इसी फेज में होगा। लेकिन आपको प्रमोटर की तरह सोचना है, अगर आप 1-2 साल बाद जियो फाइनेंशियल का साइज एंड शेप जो बदल के आ सकता है, जो पोटेंशियल है, अगर आप वो ले सकते हैं, तो आपको खबर ये एक इंडोर्समेंट है कि ओपन मार्केट से एब्जॉर्ब करने के लिए सेलिंग आ रही है। और ये इनफैक्ट कल परसों से अगर आप देखिए तो बड़े बड़े ब्लॉक एब्जॉर्ब होना शुरू हो गए। करेक्ट। और अगर 5 करोड़ आज एब्जॉर्ब हो गया, 15 करोड़ की ओवरऑल सेलिंग थी। अगर आप टेक्निकली मैथ्स देखिए, जो नुवामा ने नोट निकाला था, तो 10 करोड़ की सेलिंग और रह गई है। और ये कुछ और फंड्स का मूड बन गया, जैसे कल मोतीलाल का बना। तो उसके बाद बड़ी सेलिंग चली जाएगी इसके अंदर, 0.8। बट टेक्निकली एक बार आदित्य से समझ, आदित्य ये तो अभी बॉन्ड हुई, तो चार्ट्स शायद मुश्किल होगा देखना, लेकिन इस खबर पे कोई आपका कोई रिएक्शन? देखिए, मैं आपके व्यू से एकदम प्रॉपरली सब्सक्राइब करता हूं, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जैसे आप कंपेयर करें रिलायंस ग्रुप वर्सेस अदानी ग्रुप, तो अदानी ग्रुप में काफी सारे नए स्टॉक्स लिस्ट हुए, उसने अदानी ग्रुप के लिए बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएशन करी। अभी रिलायंस इंडस्ट्री एक हाईली ओवर क्राउडेड ट्रेड और हाईली ओन्ड स्टॉक है, तो वहां पे एक्सेसिव वैल्यू क्रिएशन होना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप जियो फाइनेंशियल देखें, वहां पे एक्सेसिव ओवर ओन नहीं है स्टॉक अभी इतना ज्यादा, प्रमोटर ग्रुप बहुत ज्यादा ओन करता है स्टॉक, तो इधर लॉन्ग टर्म में एक्सेसिव वैल्यू क्रिएशन हो सकता है। रिलायंस की साइड से बहुत टाइम बाद एक नई कंपनी लिस्ट हुई है, तो अगर प्रमोटर की नजरिए से देखे, जैसे आपने बोला लॉन्ग टर्म नजरिया देखे, तो इसमें एक्सेसिव वैल्यू क्रिएशन हो सकता है। जैसे वैल्यू क्रिएशन हो सकता है जियो फाइनेंशियल पे, तो ये पूरी खबर जो आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं यहाँ पर, न्यूज पे देख रहे हैं यहाँ पर, बिग ब्रेकिंग। ठीक है, लेकिन बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मार्केट बंद भी होने वाली है और ऐसे में बीटीएससी ट्रेड्स होने क्या चाहिए। बाजार ने एक छोटा सा जो डिप लिया था उसे बॉट किया है। निफ्टी आपको फिर से 19,350 के पास दिख रहा है, तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होंगे क्या बीटीएससी ट्रेड लेके जाने चाहिए राजेश? अच्छा मोमेंटम है और हमें लगता है बिल्कुल बीटीएससी ट्रेड के साथ ही रहना चाहिए। पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है पिडिलाइट इंडस्ट्री का। स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा था, उसका ब्रेकआउट आज डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। तो पिडिलाइट इंडस्ट्री यहाँ पे बीटीएससी ट्रेड के लिए हम सजेस्ट करेंगे। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 2630 2640 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 2550 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है नजारा टेक। ये स्टॉक में भी देखे तो आज काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखने को मिला है। जिस तरीके से स्टॉक में वीकली चार्ट पे प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट आज होते हुए दिखा है, हमें लगता है नजारा 810 820 तक की अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 725 का। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट। ये स्टॉक में भी देखे तो आज फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है और स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन करते हुए क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट हमें लगता है कि एक मोमेंटम एक्सटेंड करेगा 3720 3750 की तरफ। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 3630 के आसपास। सुपरमार्ट्स, पिडिलाइट इंडस्ट्री, ये कुछ आपकी बीटीएससी ट्रेड्स है, लेकिन इस बीच आपका सर्किट लग गया जियो फाइनेंशियल में 5% का इस खबर के बाद। ठीक है, एक बार आदित्य के भी कुछ ट्रेड्स ले लेते हैं। आदित्य बताएं आपके कौन से होंगे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स? देखिए, मैंने भी पिडिलाइट चुना है। बहुत टाइम बाद करेक्शन का ब्रेकआउट दिया है पिडिलाइट ने 2470 से, तो अभी इस लेवल पे खरीदा जा सकता है 2580 पे। 2520 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 2700 से 2750।
ओके ठीक है, तो क्या ज्यादा समय नहीं है बाजार बंद होने का। एक काम और करते हैं, जब जियो फाइनेंशियल्स पे सर्किट लगा है, क्या रिलायंस की भी स्थिति थोड़ी बेहतर होगी इससे? एक बार जरा अभी चेक करवाते हैं राजेश सर, एक बार जरा चेक करना, लेवल के हिसाब से चेक करना। 2420-22 के आसपास रिलायंस चल रहा है, ये 2-3 दिन से डैमेज कर रहा है, कल रिवर्सल का दिन हो सकता है क्या? एक सेलिंग जरूर है पिछले 2-4 ट्रेडिंग सेशन को अगर हम देखें तो, लेकिन जो बड़ा सप्लाई नहीं देखने को मिला स्टॉक में। एक प्रॉफिट टेकिंग जिसको हम बोल सकते हैं वो होते हुए दिखी, लेकिन एक अच्छे सपोर्ट के आसपास स्टॉक वापस ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 2400 इसके लिए मेजर सपोर्ट एरिया है अब, और उसके ऊपर अभी हालांकि सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है 2400 एक छोटा स्टॉप लॉस है, जिसके चलते ये स्टॉप लॉस रख के ट्रेड लिया जा सकता है। हमें यहाँ पे अब रोल ओवर एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी सितंबर सीरीज के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक में एक रिवर्सल बनते हुए दिख सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा 2400 का, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट एरिया के आसपास है। अगर 2400 टूटेगा तो यहाँ पे करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, लेकिन यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी के एक रिवर्सल का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो ऊपर साइड में हमें लगता है कि जो रेजिस्टेंस एरिया है वो करीब है 2470 2480 के आसपास, वहां तक की अपसाइड के लिए ट्रेड लिया जा सकता है 2400 के स्टॉप लॉस से। सुबह हमने आपको एक शेयर नोटिस करवाया था जिसका नाम था सुबेक्स। आदित्य एक बार जरा आप इस शेयर को देखना, इसकी क्लोजिंग अच्छी हो रही है 4.5%। हमारे को ये लग रहा था वॉल्यूम देखने के बाद, आज 1 करोड़ शेयर का वॉल्यूम हुआ इसमें। सुबह 25 लाख शेयर किसी ने एक झटके में डाले थे, हालांकि इसने सरेंडर तो नहीं किया बट जरा चला भी नहीं। ये दम लगा के कल परसों में चल जाएगा? हमें लगता है कि 20% यहां से चलना चाहिए कम से कम। बिल्कुल, ये स्टॉक का पैटर्न बहुत बुलिश दिख रहा है। इवन आज नहीं, 2 दिन पहले भी स्टॉक में एग्रेसिव बाइंग आई, तो बायर्स का एग्रेशन दिख रहा है। इसे बाय किया जा सकता है 35.65 में, और 33.50 का लगाना है स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा आपका 39 से 45, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं मूव। लेकिन चलिए वॉच करेंगे 20% तक की मूव डिम्पी आप बता रहे हैं, और साथ ही आदित्य को भी आप साइड दिखता है। लेकिन आज बाजार में ओवरऑल आपको एक्शन फिर से ब्रॉडर मार्केट्स में दिखा, इंडेक्स तो एक रेंज में ही है, डेज लो से फिर से रिकवर होके, क्योंकि स्लिप भी हुआ था और उसके बाद फिर से रिकवर, तो एक ओवरऑल आपको 60-70 पॉइंट्स के नैरो रेंज में ही इंडेक्स दिख रहा है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में और स्पेशली कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में लाइक मेटल हो गए, केमिकल स्पेस हो गया, रियल एस्टेट हो गया, वहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने वाला। निफ्टी के इस वक्त आपके टॉप गेनर्स देखें तो केमिकल स्पेस से ही है। टॉप गेनर्स में यूपीएल जैसे स्टॉक्स हैं, मेटल स्टॉक्स हैं, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स हैं, अडानी स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं, और फिर से आपको ऑटो, टू व्हीलर स्पेस के बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं। अडानी स्टॉक्स में आपको कल भी एक मूव दिखी थी, यहाँ पर इनफैक्ट एक मैटर भी है सुप्रीम कोर्ट में इनका, और देखना होगा कि उससे पहले किस तरह की मूव दिख रही है। अडानी में पोर्ट्स हो, एंटरप्राइज हो, वहां 2% की तेजी इस वक्त दिख रही है। लेकिन ऑटो स्टॉक्स में आपको फिर से लार्ज कैप ऑटो में एक फिर से मूवमेंट दिख रही है पिछले 2 दिन से, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प हो, बजाज ऑटो या फिर M&M हो। एट द सेम टाइम क्योंकि मेटल काउंटर्स वहां पर आपको तेजी दिख रही है, और अगर दूसरे सेक्टर्स की बात करें जो ब्रॉडर मार्केट से जिनमें अच्छी खासी मूव दिखी है, उसमें क्लियरली आपको रियल एस्टेट और साथ ही आपको रियल एस्टेट दिख रहा है, केमिकल स्पेस दिख रहा है। लेकिन एक खबर जो आ रही है, करीब 1 दर्जन एफपीआई ने शॉर्ट सेलिंग से मुनाफा कमाया है। 1 दर्जन एफपीआई ने ऑफकोर्स, और ईडी की जांच से निकलकर सामने आया है, और हमने देखा भी है पूरे अगस्त में आप देखें तो निफ्टी तो ऑफकोर्स एक दबाव के साथ ही रहा है, अपने हाई से लगभग 700 पॉइंट नीचे आया, और अडानी ग्रुप में स्पेशली शॉर्ट सेलिंग से करीब 1 दर्जन एफपीआईज को जो फायदा मिला है उसकी अब जांच हो रही है। शरद है हमारे साथ, क्विकली समझ लेते हैं। शरद बताएं पूरी खबर। जी बिल्कुल, अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक जो है फोकस में रहने वाले, और हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वहां पे रिवील हुई कि जो दर्जन भर एफपीआईज हुए उन्होंने प्रॉफिट किया है शॉर्ट सेलिंग करके अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को। अब याद रखिए इसमें 12 एंटिटीज है, जहां पे 4 एंटिटीज मॉरिशस बेस्ड हैं, और बाकी जो एंटिटीज है वो फ्रांस, हांगकांग, केमैन, आयरलैंड और लंदन बेस्ड एंटिटीज हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी एफपीआईज और एफआईज हैं इन्होंने अपनी डिस्क्लोज नहीं किए ओनरशिप स्ट्रक्चर्स, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी, और पहले आगे जाते हुए सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जो एक्सपर्ट कमेटी थी उस रिपोर्ट में भी कहा है कि जो शॉर्ट सेलर्स थे वो एक्टिव थे अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को लेके। अब ऑफकोर्स 24 जनवरी से लेके फरवरी 27 तक इस साल जो है लगभग अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखे अदानी स्टॉक्स का तो ऑलमोस्ट 12.4 लाख करोड़ जो है इरेज हो गया था, और ओवरऑल जो है मैक्सिमम डैमेज जो था रिटेल इन्वेस्टर्स को देखने मिला था।
सो ये ईडी की जो एक इन्वेस्टिगेशन रिवील कर रही है उसमें कई सारे बड़े नाम हो सकते हैं, डजन ऑफ एफपीआईज हैं और शॉर्ट सेलिंग और लगभग और डिटेल में जो 12 एंटिटीज की बात की जा रही है वो कहां से हो सकती हैं शरद, कौन कौन सी कंट्रीज से हो सकती हैं? जी बिल्कुल, ये थोड़ा डेवलपिंग स्टोरी है और इस पे जो एंटिटीज जो आने वाले हैं उनके जो है नाम धीरे धीरे क्लियर होंगे और ये सारी डिटेल जो है हम आपको लेके आएंगे 18 हाउस स्वदेश पे। बिल्कुल, तो बात यहाँ पर हो रही है 12 एंटिटीज का नाम हो सकता है। 24 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में ये वही समय है जब हिंडन बैंक की वो रिपोर्ट आई थी। मार्केट कैप जो है वो लगभग 12.5 लाख करोड़, नियरली $150 बिलियन साफ हो गई थी। और इस वक्त जो शॉर्ट सेलिंग करके जिन एफपीआईज ने पैसा कमाया था उनमें ऐसे कई सारी कंट्रीज से नाम आ रहे हैं जिस पर ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। शुक्रिया शरद, सारी जानकारी हमें समझाने के लिए। सो ओवरऑल क्विकली आज बाजार को देखें तो आपको 2 स्पेसेस क्लियरली दिखे, केमिकल स्पेसेस में केमिकल स्टॉक्स हो और साथ ही रियल एस्टेट स्पेस हो। ब्रॉडर मार्केट में एक अच्छा एक्शन देखने को मिला। और अगर क्विकली गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो आपको भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स में आज यहाँ पर एक खबर भी है और जिसकी वजह से 1.5% की गिरावट है। बैंक्स थोड़े से लगात है और साथ ही बिग हेवी वेट्स एफएमसीजी के वो लगात है, लेकिन जो स्ट्रेंथ मिली है वो ऑटो स्पेस से मिली है। ऑटो स्पेस में चाहे हीरो मोटोकॉर्प हो, टाटा हो, अडानी ग्रुप से आपको स्ट्रेंथ मिली है। केमिकल नेम्स, केमिकल मेजर्स में यूपीएल जैसे स्टॉक से स्ट्रेंथ मिली है जो निफ्टी में मिली है। और इसी तरह से मिड कैप में आप बात करें तो वहां तो पूरा स्पेस क्रॉसिंग था। ब्रॉडर मार्केट, पब्लिक बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, वो लगाट रहे, लेकिन मेन हीरो जो आज मिड कैप स्पेस के और स्मॉल कैप के रहे वो दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल्स जैसे स्टॉक्स, नवीन फ्लोरिन जैसे स्टॉक्स देखने को मिले और कुछ ऑटो नेम्स भी जरूर इसमें शामिल है। सो ओवरऑल बाजार में आज सेक्टर स्पेसिफिक मूव थी, इंडेक्स उसी रेंज में फंसा हुआ है। लेकिन चलिए शो को फिलहाल यही वाइंड अप करते हैं। 19,300 को जरूर एक बार फिर से प्रोटेक्ट किया है बाजार ने, वो आपको क्लियरली दिख रहा है। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, शर्मिला, राजेश और आदित्य, आज समय दिया आपने और ये सारी स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के साथ डिस्कस की, बहुत शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शो को फिलहाल यही वाइंड अप करते हैं, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।